नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। सर्दी के सितम के बीच किसान आंदोलन जारी है। आंदोलन 26वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन सरकार से किसानों की बातचीत अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। करीब 40 किसान संगठनों से सरकार की अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन हर बार बात बेनतीजा ही रही। एक बार फिर किसानों को पैगाम सरकार पहुंचा है, लेकिन इस बार सरकार ने कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है, बल्कि किसान संगठनों से अनुरोध किया है कि कोई तारीख तय करें ताकि मसले के हल के लिए बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू किया जा सके। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद फिर एक बार सरकार को किसानों की याद आई है। भीषण सर्दी में दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले 26 दिन से डटे हैं। इस बीच सर्दी भी बेइंतहा सितम ढा रही है, लेकिन सरकार के फरमान के खिलाफ घर से निकले किसान गिरते तापमान का भी डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इस बीच किसान संगठनों से सरकार बात तो करती रही है, लेकिन उनके लिए तरह तरह के बयान भी सरकार में बैठे नेताओं और मंत्रियों की ओर से आते रहे। किसानों को खालिस्तानी से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग तक कहा गया। भारत के विपक्ष का आंदोलन बताने के साथ किसान आंदोलन को चीन पाकिस्तान तक से जोड़ा गया। माओवादियों तक का आंदोलन इसे कहा गया। लेकिन लगता है सरकार को एक बार फिर इस आंदोलन के किसानों का आंदोलन होने का एहसास हो रहा है और इसीलिए फिर से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हुए कहा है कि पूर्व आमंत्रित आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधि शेष आशंकाओं के संबंध में विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें और पुनः वार्ता हेतु सुविधा अनुसार तिथि से अवगत कराने का कष्ट करें। 30 किसान संगठनों के 39 किसान संगठन के नेताओं के नाम सरकार की ये चिट्ठी भेजी गई है, जिसे पढ़कर यही एहसास होता है कि सरकार ने आंदोलन के दौरान अब तक किसानों से बातचीत की जो पहल की, उसे ही हाईलाइट किया गया है। सरकार अब तक ये समझ ही नहीं पाई है कि जो मांग किसान कर रहे हैं वो किसी एक संगठन या किसान नेता की है या सभी किसान नेताओं की है। इस बात का विवरण भी किसानों से मांगा गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सरकार किसानों को बातचीत के लिए तो बुलाना चाहती है, लेकिन क्या वो उस मसले पर भी सोच विचार कर रही है या कर चुकी है, जिसे लेकर पिछले 26 दिन से किसान खुले आसमान के नीचे भीषण सर्दी में दिल्ली की सीमाओं पर रहने को मजबूर हैं। आज करेंगे इसी बात को लेकर चर्चा कि क्या सरकार इस मांग को लेकर मंथन पूरा कर चुकी है या फिर वो अपने बनाए मसौदे पर ही बातचीत को आगे बढ़ाना चाहती है। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ इस बातचीत में जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत का आगाज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो सरकार की तरफ से भेजा गया ये निमंत्रण है, इसे किस तरह से देखा जाए और क्या ये बातचीत का जो रास्ता है वो इस मसले के हल को निकाल पाएगा या नहीं। तो किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। किसानों ने अब आगे की रणनीति का ऐलान कर दिया है। 25 से 27 दिसंबर हरियाणा में सभी टोल को फ्री करेंगे। 27 दिसंबर प्रधानमंत्री की मन की बात, लेकिन इस दौरान थाली बजाने का काम और अपील यहां पर की गई है किसानों की ओर से। पंजाब आयकर विभाग की छापेमारी से दूसरी तरफ आढ़ती एसोसिएशन नाराज है पंजाब में और अनिश्चित काल के लिए मंडियों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। आढ़तियों का आरोप है कि आयकर के छापे राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। किसान आंदोलन को समर्थन देने पर की गई है छापेमारी, ये कहना है आढ़तियों का। तो एक बार वो चिट्ठी भी आपको बता देते हैं। विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि पूर्व आमंत्रित आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधि शेष आशंकाओं के संबंध में विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें। पुनः वार्ता हेतु बात के लिए आ गया है। देश के किसानों के सम्मान में एवं पूरे खुले मन से केंद्र सरकार पूरी संवेदना के साथ सभी मुद्दों के समुचित समाधान के लिए प्रयासरत है। सरकार द्वारा आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर देश के अन्य संगठनों के सुझावों के संबंध में भी वार्ता के द्वार खुले रखे एवं वार्ता के जरिए उनके भी सुझाव सुने। सरकार की ओर से लगातार आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अलग अलग वार्ता लगातार जारी है। तो ये वो तमाम बिंदु जो उस चिट्ठी में शामिल हैं और जिन्हें पढ़कर यही लगता है कि सरकार अभी तक अपने ही प्रयासों को हाईलाइट कर रही है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश कटारिया हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद बियानी हमारे साथ जुड़े हैं और युवा किसान नेता हरविंद्र थिंद हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हमारे चैनल की खबर फास्ट की
एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार आपसे कुछ ही देर में शंभू बद्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले किसान नेता, जो युवा किसान नेता हैं, हरविंद्र थिंद, उनसे मैं जानना चाहूंगी। हरविंद्र जी, सरकार की तरफ से एक और निमंत्रण आया है किसान संगठनों को, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या मानते हैं कि अब जो है बातचीत बनेगी? क्योंकि कोई तारीख सरकार ने नहीं दी है, कहा है अपनी सुविधा अनुसार तारीख तय करें और बातचीत के लिए आए। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और ये मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि सरकार के द्वारा हमारे किसान नेताओं को जो निमंत्रण मिला है, आशा तो है कि इसका समाधान नहीं है, लेकिन जो सरकार की हठधर्मिता है और सरकार के कुछ पदों पर बैठे हुए जो हमारे मंत्रीगण हैं, उनके बयानों से और सरकार की जो गतिविधियां हैं, ये कभी तो SYL के नाम से जो अंश उपवास और या हम कह सकते हैं कि उनके जो हमारे पंजाब से बीजेपी के उनके एक पदाधिकारी हैं, उनके जो बयान हैं, तो ये सरकार दोनों तरफ चल रही है। एक तरफ तो निमंत्रण कर रही है और एक तरफ सरकार की नीयत में खोट है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार करना कुछ चाहती है, लेकिन बातचीत भी करना चाहती है और अपनी तरफ से अपने अनुसार बातचीत करवाना चाहती है, लेकिन अंततः सरकार को किसानों के अनुसार और देश की जनता के अनुसार निर्णय और निमंत्रण देने चाहिए, ताकि जो इतनी ठंड के अंदर 80-80 साल के बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे इस कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं। सरकार दयाहीन हो चुकी है और सरकार को बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिल्कुल मतलब हम कह सकते हैं कि साफ छवि अपनी दिखानी चाहिए, दोगली नीति नहीं अपनानी चाहिए। और ये जो हमारा हम कह सकते हैं कि मतलब उपवास जो करवा रहे हैं ये, और ये गलत चीजें हैं। मतलब आप बिल्कुल साफ छवि दिखाइए अपनी, और निमंत्रण जो आप दे रहे हो ये बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी सरकार की नीयत में खोट है। क्यों लगता है? आपने उस निमंत्रण पत्र को पढ़ा है जो सचिव की ओर से, कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से आया है, जिसमें उन्होंने ये बताने की भी कोशिश की कि सरकार ने कब कब वार्ता के लिए किसान संगठनों को बुलाया, और कुछ चीजें उसमें कि किसान संगठनों की तरफ से जो है अस्पष्ट रही है। सरकार का प्रस्ताव क्यों खारिज किया गया, उस पर भी विवरण मांगा गया है। इन्होंने हमारे को पहले दे दिया था कि आप बिल्कुल रिटर्न में दिया था जवाब, क्योंकि हमने ये मांगा था, और रिटर्न में हम उसको रिजेक्ट भी कर चुके हैं। और भविष्य में ये जो हमारे को निमंत्रण दे रहे हैं और हमें ये कह रहे हैं कि आप स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट सरकार करे कि ये कानून वापस लेती है या नहीं लेती। ये सरकार को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि ये जो कानून है ये किसान को बिल्कुल खत्म करने के लिए कानून है, और किसान को नुकसान होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था और देश की जो पूरे रूप से जो ढांचा है। लेकिन कृषि मंत्रालय के सचिव तो कहते हैं कि जो जानकारी दी गई है किसान संगठनों की ओर से वो आधी अधूरी है, स्पष्ट है। स्पष्ट नहीं हो पाता कि आखिर चाहते क्या है किसान संगठन, और ये किसान संगठनों के किसी एक नेता का मत है या सभी संगठन के नेताओं का मत है? देखिए, जो हमारे कृषि के सचिव हैं इस डिपार्टमेंट से, वो कहते हैं वो जैसी सूचना हमसे चाहते हैं वो सूचना थोड़ी ना हम देंगे, हम तो अपने अनुसार जो सूचना है वो देंगे। वो चाहते हैं कि जैसा वो चाहते हैं वैसा हम उनको लिख के दे दें, ऐसा थोड़ी संभव होता है। हम तो अपना पक्ष रख रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनको अडानी और अंबानियों की समझ आ रही है। यानी आपकी तरफ से कहने का मतलब ये है कि अपना पक्ष पूरी तरीके से स्पष्ट कर चुके हैं किसान, और ये बेमायनी चीज है कि अस्पष्ट उसे कहा जा रहा है। बिल्कुल। सुदेश कटारिया जी, सरकार क्या दोहरा रवैया अपना रही है यहाँ पर? एक तरफ आंदोलन की धार को कम करने के लिए बीजेपी की ओर से सम्मेलन हो रहे हैं और उपवास कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तमाम तरह की बयानबाजियां भी हो रही हैं। दूसरी तरफ निमंत्रण भी भेजा जा रहा है उन्हीं किसानों को जिन्हें ना जाने क्या क्या कहा गया। देखिए कायनात जी, सबसे पहले तो लोकतांत्रिक प्रणाली में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, अपना हक मांगने का अधिकार है। किसानों को भी अपना हक मांगने का अधिकार है, पंजाब को अपना हक मांगने का अधिकार है, हरियाणा प्रदेश को अपना हक मांगने का अधिकार है। जो हरियाणा प्रदेश पिछले
साल से SYL की लड़ाई लड़ रहा है, SYL का पानी लाने के लिए तत्पर है। सुदेश जी, आप फिर SYL पर आ गए। अभी किसान आंदोलन की बात कर लें। हाँ, इनके पास मुद्दा ये है ना, इनके पास मुद्दा ये है, सिर्फ SYL ये अभी जागे हैं ना, अभी नींद से जागे हैं। ये पिछले 7 साल तो सोए हुए थे, अब नींद से जागे अब SYL। मैंने इनकी बात सुनी, मेरी रिक्वेस्ट है मेरी बात सुने। जिस प्रकार से कायनात ने कहा कि और कम करने के लिए कोई बात की गई है, सबसे पहले कायनात शुरू हुआ तो इनके संगठन प्रतिनिधियों की तरफ से जो बातें आई उनको खुले मन से केंद्र सरकार पर चिंतन और मंथन किया और लिखने कहा जाए कि सबसे पहले इनकी मांग एमएसपी को लेकर थी, जो एमएसपी में संस्था बनी हुई थी, केंद्र सरकार उसको भी लिख के देने के लिए तैयार है। एपीएमसी एक्ट को लेकर भी संस्था जो बरकरार था उसको भी लिखित में दे चुकी है। उसके बाद जो इनका विषय रहता था कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है, अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसको लेकर एसडीएम से शिकायत करेगा, वो सबसे बड़ी मांग थी। केंद्र सरकार ने खुले मन से उसको भी कहा कि जो एसडीएम पे जाना चाह रहा है एसडीएम पे जाए, नहीं तो अपने न्यायालय में जा सकती है। इन सारी बातों पर चर्चा के बाद ये बात कहाँ से आगे कायनाती मेरी समझ से परे है। मुझे लगता है यह आंदोलन राजनीति से परिचित हो गया, तो राजनीतिक लोग इसमें घुसकर सर, ये अभी लग रहा है आपको, ये तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है ये आंदोलन। हालांकि इसको साबित करने के लिए किसान खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख चुके हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। कायनाती ये पूछने की बात है, जो पंजाब के लोग यहाँ आए हुए, जो पंजाब का हमारा जो बड़ा भाई पंजाब है, वहाँ के जो किसान यहाँ आए हुए हैं, वहाँ तो इस कानून का कोई औचित्य नहीं नजर है। वहाँ की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहीं ऐसा तो नहीं सुदेश जी, आप इस आंदोलन को सिर्फ और हरियाणा और पंजाब का ही आंदोलन देख रहे हैं सुदेश जी? बाद में देखिए कितने लोग यहाँ पर आए, उनको कोई औचित्य है? आप बताइए, आप इनसे प्रश्न पूछिए कि क्या औचित्य है। अमरिंदर सिंह से प्रश्न पूछिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रश्न पूछिए, और मेरे किसान जो किसान नेता यहाँ बैठे नहीं, बताइए, मैं तो प्रश्न आपसे भी पूछ रही हूँ सुदेश जी। आप तो पूछ ही रहे हैं प्रश्न, लेकिन प्रश्न तो मैं भी आपसे कर रही हूँ। क्या आपको ये लगता है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का है? नहीं, ज्यादातर इसमें किसान, आप बताइए, कायनाती खुले मुल्क से बताइए, इसमें ज्यादातर किसान कहाँ के हैं? नहीं, मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ। वो तो हम जानने के लिए बैठे ही है ना यहाँ पर, ये बात तो कर ही रहे हैं आप बताइए कहाँ से जुड़े हुए हैं किसान, आप किस तरह से इस आंदोलन को देख रहे हैं, अभी भी क्या मानते हैं इस आंदोलन के बारे में, आपकी राय क्या है? और वो भी पंजाब के आड़ती है, वो भी तो पंजाब के आड़ती जो बिचौली है, जो मंडियों में बिचौला करते थे, जो बिचौली तो क्या जैसे आप कह रहे हैं, फिर यही मान लिया जाए कि सरकार भी इस आंदोलन में मानती है कि अधिकतर किसान सिर्फ पंजाब के, और इसीलिए पंजाब के किसानों से ही बार बार ये पूछा जा रहा है कि वो ये बताएं कि अपनी उनकी ये राय है या सभी किसान नेताओं का ये कहना है या मानना है, उनका अपना मत है? कायनाती स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं, जब शुरू में आंदोलन हुआ और शुरू की चर्चा हुई केंद्र सरकार से किसान संगठनों के बीच में, जब कितने बातों में सहमति हुई थी, इन्होंने जो बातें की थी एमएसपी की, एपीएमसी एक्ट की और एसडीएम वाली जो बात, तीनों मांगे केंद्र सरकार ने खुले मन से मान ली गई थी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ आंदोलन को, जो आंदोलन खत्म ना करने की बजाय उसको धार दे दी गई, उसको तेज धार में चलाया गया? क्यों? आप ये इस बात को, आप भी प्रदेश की नागरिक है और देश की नागरिक है, आपको भी प्रश्न पूछना चाहिए। आनंद बियानी जी, ऐसा क्या हुआ कि सारी मांगे मानने के बाद केंद्र सरकार के दरवाजे आज भी खुले हैं, उस दिन भी खुले मन से खुले हैं, और कोई भी जो चर्चा है वो सार्थक संवाद से ही हल होती है। सार्थक संवाद के लिए केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हमारा मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्र सरकार के दरवाजे खुले हैं। कभी भी किसान संगठन, आप कह रहे हैं कि सरकार के दरवाजे खुले हैं, मन खुला है, लेकिन दिल्ली के दरवाजे तो बंद कर दिए गए ना किसानों के लिए, इसीलिए सीमा पर बैठना पड़ गया उनको। दिल्ली के दरवाजे किसने बंद किए थे? देखिए कायनात जी, एक बात समझने की बात है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया कि कोई रास्ता बंद ना करे। हमने रास्ता बंद नहीं किया है, हमने तो किसने बंद किया है? रास्ते किसने बंद किए हैं? ओहो, मैं बता रहा हूँ, प्रशासन द्वारा रास्ता बंद किया हुआ। तो प्रशासन किसका है? पुलिस प्रशासन किसका है, ये बताइए सुदेश जी। देखिए कायनात जी, सबसे समझने की बात, मेरी एक मिनट मेरी बात, बड़ी शालीनता से मैंने इनकी बात सुनी, मेरी बात सुनने का भी पूरे प्रदेश वासियों को अपने चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। जब केंद्र सरकार ने खुले मन से जो संगठन थे, किसान संगठन के प्रतिनिधियों से जो बातचीत हो गई थी खुले मन से, और इन बातों पर सब पर जब चर्चा हो गई, हमने लिखित में सहमति जताई, उसके बाद भी आंदोलन क्यों?
आनंद बयानी जी, सुदेश जी पूछ रहे हैं उसके बाद भी आंदोलन क्यों, सरकार मांगे मानने के लिए तैयार, संशोधन के लिए तैयार। जी, ऐसा क्या हुआ जो इनको आनन फानन में इमरजेंसी बिल को लाना पड़ा? कोरोना महामारी का इतना प्रकोप चल रहा था। साइलेंट हो गए, साइलेंट हो गए, सुने सुदेश जी आप अपनी बात रख चुके हैं ना। सुदेश जी अब आप सुन लीजिए। सुदेश जी बीच में ऐसे बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी, सिर्फ हो हल्ला होगा। सुदेश जी शोर शराबा नहीं। सुदेश जी कृपया, इनको नजर नहीं आ रही। प्रधानमंत्री जी धर्मस्थलों पे जाने के लिए उनके पास टाइम है, प्रधानमंत्री जी के इधर उधर फालतू बातें करने के लिए टाइम है, प्रधानमंत्री जी को किसानों की बात सुनने का टाइम नहीं है। आज पूरे देश के किसान, कभी तो ये पंजाब के किसानों की बात करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करते हैं, जबकि पूरे देश का किसान संगठन आज सड़कों पर और दिल्ली की सड़कों पर ठंड के अंदर ऐसी परिस्थिति में बैठा है जहाँ हमारे प्रवक्ता होते तो अभी भी मेरा कहीं कैबिनेट पे टोपी पहन के बैठे हैं और किसान सड़कों पे बैठे हैं। इस तरह की कौन सी ऐसी स्थिति आई जो इनको ये अध्यादेश पास करना पड़ा? तो कौन से संगठन ने मांग की? अभी तक तो किसी संगठन ने मांग नहीं की, आपने ये क्यों लागू किया? सबसे बड़ी बात तो यहाँ आ जाती है। दूसरी बात जी, ये जो चिट्ठी की जो बात है, ये चिट्ठी जो दे रहे हैं, अब जो कोर्ट के अंदर जो मसला चला गया है, ये कोर्ट को दिखाना चाहते हैं भी हम तो बात करना चाहते हैं, किसान बात नहीं करना चाहते। इस प्रकार की चिट्ठियों को कोर्ट में यूज करना चाहते हैं। इनको तुरंत प्रभाव से ये अध्यादेश रद्द कर देने चाहिए, तभी ये किसान मानेंगे, इस बात को माने। शंभू बत्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इतनी ठंड के अंदर जो किसान बैठे हैं, मैं तो एक ही बात समझता हूँ, अब सुलों पर टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज उनको अपनी पीड़ा डूबती नजर आ रही है, इसलिए वो इतनी ठंड में बैठे हैं। उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? आप इस अध्यादेश को क्यों लागू करना चाहते हैं जब कोई किसान संगठन मांग? अध्यादेश कहाँ रहा, कानून बन चुका है। आनंद बयानी जी, कानून बन चुका है। कोर्ट ने भी यहाँ पर यही पूछा सरकार के वकील से, सरकारी वकील से, कि अगर बातचीत चलती रहेगी तो बातचीत जारी रहने तक क्या कानून को लागू करने से सरकार रोकेगी? इसका जवाब नहीं दे पाए थे सरकारी वकील। शंभू बत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप भी लगातार जो है सिंघू बॉर्डर पर जाकर के देखती रही हैं, जमीनी स्तर पर आपने देखा है किस तरह की वहाँ चीजें हो रही हैं। किसान आंदोलन जो है, अभी तक जिस तरह की बातें सामने आती रही हैं कि किसान आंदोलन नहीं है, अलग अलग तरह की चीजें यहाँ पर बोली गई किसान आंदोलन को लेकर, तो उन बयानों को और सरकार के इस निमंत्रण को मैं चाहूंगी जरा बताएं, आप कैसे देख पा रही हैं, इनसे क्या समझ पा रही हैं? देखिए कायनात, बार बार जो सरकार की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि हम किसानों से बात कर रहे हैं, उसी का एक आगे का ये स्टेप है जो सरकार की तरफ से कल किसानों को एक बार फिर ऑफिशियल तौर पर जो पत्र भेजा गया वो उसी का एक बड़ा स्वरूप है, लिखित स्वरूप है। सरकार बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सरकार की करनी और कथनी में विरोधाभास हो रहा है। शायद ये एक वजह भी है कि किसान और सरकार के बीच में जो बातचीत टूट गई है उसको वो वापस दोबारा से सिरे पर नहीं आ पा रही है उस तरीके से जिस तरीके से पहले एक बार बातचीत का दौर शुरू हुआ था। एक तरफ तो आप देखिए, एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ अभी जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि किसानों की कोई परेशानी है, क्योंकि ये जो विरोधाभास की परिस्थिति है ना, इसने इस सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कायनात। जब आप ये मानेंगे ही नहीं कि कोई परेशानी है तो फिर उसका इलाज कहाँ से कराएंगे? जब अगर आप ये मानने के लिए तैयार नहीं कि किसान, ये लोग जो धरने पर बैठे हैं किसान हैं, कभी कहते हैं कि आप कांग्रेस के दलाल हैं, कभी कहते हैं कि आप तो किसान ही नहीं हैं। ये जो तरह तरह के जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, इसकी वजह से सरकार की सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। क्योंकि देखिए, एक तरफ सरकार के अगर पूरे आप लेटर को देखेंगे कल, उस लेटर में एक एक पैराग्राफ्स में ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि हम कब कब कहां कैसे बताया गया। इसका मतलब ये है कि सरकार ये मान रही है कि हाँ, किसानों के कुछ इश्यूज हैं और ये किसान नेता हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रवक्ता आके बोल जाते हैं कि ये तो किसान नेता है ही नहीं।
ये तो सिर्फ पंजाब के हैं और पंजाब में तो इशू है। अगर इशू है ही नहीं तो फिर इतने सारा कम्युनिकेशन हुआ क्यों? सरकार अगर कम्युनिकेशन कर रही है, या तो सरकार उसको गलत, सरकार के स्टेप गलत है, या फिर आप नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो विरोधाभास की परिस्थितियां डेवलप हो गई हैं, अपने अपने लेवल पर लोग अपने अपने तरीके से स्टेटमेंट देकर निकल जाते हैं, उसमें किसान और सरकार के बीच में जो एक ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर MOU साइन होता है, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, तो उसके लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है कायनात। और इस पूरी प्रोसेस में कहीं ना कहीं किसानों का सरकार के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो रहा है। और शायद यही एक वजह है कि जो हिंदुस्तान का किसान सड़क पर आके बैठा है, क्योंकि उसको ये लगने लगा है कि सरकार उनकी बात ना सुनने के लिए तैयार है, ना मानने के लिए तैयार है, ना उनके लिए कोई सोल्यूशन निकालेगी। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पर बहुत बड़ी हो जाती है, कि उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि इस वक्त में जब एक तो सर्दी का माहौल है जी, हाईवेज पर बैठे हुए सारे किसान, तीसरा 26 जनवरी ऊपर से आने वाली है, जहां पर हमारे हर साल गणतंत्र दिवस पर जिस तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस पर दुनिया भर की नजर हमारे देश की तरफ लगी होती है। उस वक्त पे अगर देश का किसान सड़क पर बैठा हुआ है, क्योंकि बार बार वो लोग बोल रहे हैं कि अगर किसान हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम इस पर बैठे रहेंगे, और 1-2 महीना नहीं, 10 महीने भी अगर लगना पड़ा, साल भी बैठना पड़ा, तो हम बैठे रहेंगे। तो सरकार इस चीज को समझ रही है कि परेशानी कितनी बड़ी है, लेकिन जो सरकार में जो पार्टी है, उस पार्टी के जो प्रवक्ता है, वो अपने अपने लेवल पर कुछ भी बिना सोचे समझे बोलकर सरकार की मुसीबत और बढ़ा रहे हैं। क्योंकि सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आज यही है कि किसानों को किसी भी तरीके से इस रोड से उठा के वापस उनके प्रदेश की तरफ, राज्यों की तरफ वापस भेजा जाए। सरकार हर कोशिश ये कर रही है, इसीलिए शायद बार बार ये स्टाफ उठाए जा रहे हैं, बार बार सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो किसान हैं, उनकी मांगे जिस तरीके से वो रिजिड हो गए हैं कि हमको कानून रद्द करने के सिवा कुछ नहीं चाहिए, तो क्या सरकार उस पर तैयार होने के है? क्या उस बात पर बात करने के लिए तैयार है? क्या उस बिंदु पर विचार कर रही है और उस पर विचार करते हुए वापस निमंत्रण भेजा गया है? हालांकि अभी जो पत्र मिला है उससे लगता तो नहीं कि उस मांग को लेकर सरकार इतनी ज्यादा गंभीरता से कोई सोच विचार कर रही है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कायनात यहाँ पर, कि सरकार ने स्पेसिफिकली एंड वाले पैराग्राफ्स में आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और आप अपनी सुविधा के अनुसार हमें टाइम दे सकते हैं। मतलब हर तरीके से जो बॉडी पोस्चर होता है, एक लैंग्वेज होती है जो लेटर की, उसमें दिखाने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से कि देखिए आप एक तरह से मालिक हैं, इस पूरे आंदोलन को आप लीड कर रहे हैं, तो आप पे हमने छोड़ दिया है। सरकार खुले दिल से, कितनी बार इस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यही उठ रहा है ना कि सरकार क्या ये नहीं अभी तक जान पाई है कि किसान कितने दिन से अगर बैठे हुए हैं तो उनकी क्या मांग है। एक स्वर होकर अगर किसान यहाँ पर साफ कर चुके हैं साफ शब्दों में कि वो 3 कृषि कानून रद्द करवाना चाहते हैं, उससे कम पर कहीं बात नहीं आगे बढ़ेगी, तो सरकार उस बात को लेकर क्यों जिक्र नहीं कर रही है, जिक्र फिक्र नहीं कर रही है? सिर्फ यहाँ पर जो संशोधित एक मसौदा भेजा था उसी पर पुनर्विचार के लिए सरकार एक बार फिर किसानों को क्यों कह रही है? शंभू भद्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। शंभू जी, आपको क्या लगता है सरकार का ये निमंत्रण क्या सिर्फ एक खाना पूर्ति है? देखिए, सरकार की कोशिश ये है कि इस तरीके से किसान व्यवस्था की टेबल पे आए और तीनों ही एक्ट पे अलग अलग जो उनकी आपत्तियां हैं वो दर्ज कराए और खास से जो संभव है उसको बदलने की कोशिश करेगी। लेकिन किसान इस बात पे अड़े हुए हैं कि इनके 3 कानून वापस हों और सरकार किसी भी स्थिति में इन तीनों कानून को वापस लेने की के मूड में नहीं है। तो बात यहाँ आके अटकी हुई जब तक वार्ता तब सफल होगी जब दोनों ही तरफ से कुछ साइन दिखाए जाएंगे। सरकार ने जो अपने स्तर से संशोधन के प्रस्ताव दिए, संगठन संशोधन पे मानने को तैयार नहीं है और जिस एमएसपी की बात हो रही है, तो इस तीनों ही कानून को अगर हम स्तर से देखेंगे तो इसमें कहीं कोई खत्म करने या एमएसपी की कोई चर्चा ही नहीं है। एमएसपी पहले भी थी और आगे भी रहेगी, तो एमएसपी का इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। और किसान संगठन लगातार एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनके दिमाग में एमएसपी का फिक्र आया कहाँ। तो शंभू जी, आप मान रहे हैं कि किसान जो बैठे हुए हैं वो कुछ भ्रमित हैं कृषि कानूनों को लेकर और ये आंदोलन जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, सरकार अगर संशोधन की बात पर राजी है? मेरा ये मानना है कि कानून जो भी बनाए गए हैं उसमें जो किसान सेक्टर है उसमें जो रिफॉर्म है उसको ध्यान में रख के बनाए गए हैं और किसानों के पास जिन मुद्दों के लिए वो बात कर रहे थे उन मुद्दों तक किसी
सीधे तौर पर इस कानून से कोई मतलब नहीं है। और उसमें ये दिखता है कि कहीं न कहीं राजनीति है इसके पीछे। और क्योंकि अगर राजनीति नहीं होगी तो जितनी वार्ताएं 5-5 दौर की वार्ताएं होती हैं, गृह मंत्री से मुलाकात, आगे की वार्ता की बात हो रही है, तो कहीं न कहीं एक पॉइंट तो आता है जहाँ की उस पॉइंट पे इनकी और उनकी सहमति बनती है। तो ये सभी एक ही मांग में अड़े हुए कि नहीं कानून रद्द कर देना चाहिए। उनके पास ये तर्क नहीं है कि कानून क्यों रद्द कर देना चाहिए। हरविंद्र सिंह जी, जब कानून पे एमएसपी खत्म ही नहीं हो रहा है, एमएसपी पर सरकार को, प्रधानमंत्री को आके आश्वासन देना पड़ रहा है इस भ्रम के चलते, जो इस आंदोलन के दौरान भ्रम फैलाया गया। तो उस भ्रम को दूर कर, उस भ्रम के चलते ये आंदोलन जो है, तो आंदोलन एक तरह से जिद बन गया है कि आप देखिए कि एमएसपी का लाभ देश के ओनली 6% किसान को मिलता है, 6% किसान को, जो कि केवल पंजाब और हरियाणा को बिलोंग करते हैं। बाकी देश के जो 27 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके किसानों के लिए क्या है ऑप्शन? उन किसानों के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो सरकार से सवाल होना चाहिए। अगर ऑप्शन नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर नहीं है ऑप्शन तो क्यों नहीं है? आप देखिए, सुनिए, एमएसपी का देखिए प्रैक्टिकल क्या है कि एमएसपी अभी 23 फसल पे है, अपने यहाँ सैकड़ों फसल है, तो केवल 23 फसल पे ही एमएसपी क्यों है? फिर तो सारे फसल पे एमएसपी होनी चाहिए थी। तो इसके लिए कहाँ से कोई मांग है? दूसरी बात है कि फसल की क्वालिटी वाइज उसकी प्राइस होती है। मान लीजिए एक ही धान के 50 क्वालिटी है, उनकी जो एमएसपी तय की जाएगी तो सबसे मिनिमम क्वालिटी के एमएसपी, फिर तो धान की क्वालिटी वाइज आप एमएसपी तय कीजिए कि सबसे मिनिमम क्वालिटी का क्या होगा, उससे उच्च क्वालिटी का क्या होगा, उससे उच्च क्वालिटी का क्या होगा। तो इस तरह से कई सारे लूपहोल्स हैं इन सब चीजों में, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। देखिए, सरकार की जो जरूरत, देश में जितनी फसल, जितना अनाज पैदा होता है, सारे अनाज को सरकार के लिए एमएसपी के प्राइस पे खरीदना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पूरे कंट्री के लेवल पे, और न ही सभी किसानों को इसको बेचना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। चाहे आप इसको मॉल लगा दीजिए, सरकार की इंडस्ट्री लगा दीजिए, फिर तो ये हो जाएगा कि सारे फसल सरकार खरीदे और फिर उसको पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करें। यानी आप मान रहे हैं कि जिस एमएसपी की मांग को लेकर किसान अड़े हुए हैं वो व्यवहारिक है ही नहीं, और अगर सरकार ऐसा कदम उठाती है तो जटिलताएं सरकार के लिए और ज्यादा बढ़ जाएंगी। भद्र जी, सीमा जी, आऊंगी हरविंद्र जी, आपका पक्ष में लूंगी। सीमा जी भी यहाँ कुछ कहना चाह रही हैं, उनकी भी बात यहाँ पर लेंगे। हम चर्चा इस पर जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर फास्ट। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ? आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। लॉट में मिली आजादी के साथ कई जिम्मेदारियों का ध्यान हम सबको रखना होगा। जितना जरूरी हमारा काम पर जाना है, उतना ही इन बातों का ध्यान रखना भी है। जैसे हैंड वॉश या साबुन से हाथ धोना ताकि हाथों में कीटाणु या वायरस ना रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ताकि हम किसी कोविड संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न आ पाए, मास्क पहनना ताकि बाहर किसी भी कैरियर से कोविड-19 वायरस हमारी नाक या मुंह से हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो।
VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो, VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और बात कर रहे हैं यहाँ पर किसानों को भेजे गए सरकार के निमंत्रण की कि सरकार ने एक बार फिर से किसानों को बातचीत के लिए निमंत्रण दिया है। तारीख का फैसला भी किसानों पर ही छोड़ दिया है कि अपनी सुविधा अनुसार वो एक तारीख तय करें, मुकर्रर करें और फिर सरकार को अवगत कराएं ताकि बातचीत के मसौदे पर आगे बढ़ा जा सके। लेकिन मसौदा क्या होगा? किसानों की शर्त पर बात होगी या फिर जो सरकार ने संशोधन का एक मसौदा किसानों को भेजा था उस पर ही बातचीत सरकार करेगी? और हट धर्मी इस वक्त किसकी यहाँ पर है, किसानों की या सरकार की? इसी पर बातचीत कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम यहाँ पर जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं शंभू बद्रा, उनसे बात कर रहे थे। शंभू बद्रा ने जो यहाँ पर तर्क दिया और कहा कि MSP अगर सरकार लागू कर देती है तो ये एक ऐसा कदम होगा जो पूरी तरीके से अव्यवहारिक होगा और सरकार के लिए आगे मुश्किलें पैदा करने वाला होगा। इस पर हरविंद्र जो कि युवा किसान नेता हैं वो कुछ यहाँ पर कहना चाहते थे और हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल जो हैं वो भी यहाँ पर अपनी बात रखना चाहती थी। सबसे पहले मैं चाहूंगी सीमा जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद हरविंद्र जी आपकी तरफ आएंगे। जी सीमा। देखिए मैं थोड़ा व्यक्तिगत तौर पर शंभू भद्र जी जो बोल रहे हैं उससे थोड़ा सा उसको करेक्ट करना चाह रही थी। एक्चुअली में देखिए होता क्या है कि किसान जो फसल पैदा करता है उस फसल और बाकी जो प्रोडक्ट जो मार्केट में पैदा होता है मतलब उत्पादन होता है उसमें फर्क होता है, क्योंकि किसान जो फसल पैदा करता है उसके रेट उसकी डिमांड अगर मार्केट से नहीं आती है तो वो खराब हो जाता है। लाइक अगर टमाटर का एग्जांपल ले लीजिए, आलू का ले लीजिए, अगर वो आज लेके जा रहा है मार्केट में और अगर वो मार्केट में जाकर उसको बिका नहीं है तो लेके वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो कॉस्टिंग होती है ऑलरेडी लेबर की कॉस्टिंग उसकी प्रोडक्शन की कॉस्टिंग को मिला के। तो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट में बार बार MSP का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि एक सरकार की तरफ से एक ऐसा मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना तय जरूरी होता है ताकि इससे नीचे कोई उसकी फसल को खरीद ना सके। ये बेहद जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान जैसा देश जहां पर इतने सारे लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर उनके वो प्रोडक्ट कोई उत्पादन करते हैं और उत्पादन का जो प्राइस है अगर उनको ये नहीं आएगा कि वो कितने में बिकना चाहिए, सामने वाला मार्केट में जो बैठा वो अपने हिसाब से ब्लैकमेल करेगा और उसको 2 की चीज 1 रुपए में खरीद के उसको मिनिमम पे, जो हालात बार बार जो हो रही थी हिंदुस्तान में उसकी वजह से MSP पे बार बार ये जिक्र हुआ। और स्वामीनाथन रिपोर्ट में स्पेसिफिकली बोला हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है कि MSP बेहद जरूरी है अगर किसानों की दशा को सुधारना चाहते हैं। नंबर 2 कि अगर सरकार पूरी चीजों को खरीद नहीं सकती है तो लेकिन वो एक कीमत तय कर सकती है और कंट्रोल कर सकती है, सुपरवाइज कर सकती है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है आपकी जो फूड है वो बेसिक एसेंशियल प्रोडक्ट होता है और एसेंशियल प्रोडक्ट्स को किस रेट पर तय करना है कैसे सर, क्योंकि आप बाकी चीजों के लिए नहीं भी हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके देश में 140 करोड़ लोगों के देश में अगर फूड की कहीं कमी पड़ती है तो उसको उसकी भरपाई करना, उसकी पूर्ति करना हमारे जैसे देश के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए किसान अपनी फसल का उत्पादन लगातार करते हैं, क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र से ये दूर होते हैं या किसी भी तरीके से मन हटता है तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। तमाम देश चाहे अमेरिका हो बाकी जितनी भी डेवलप कंट्री है वो कृषि क्षेत्र को सब्सिडी देती है, इसलिए देती है ताकि लोगों का जो रुझान है वो कृषि की तरफ हो। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ और सरकार भी बात मानने के लिए इसलिए तैयार है। MSP की बात सरकार बार बार कह रही है, ठीक है कि अभी जो MSP का कुल 6% फायदा ही किसानों को हो पाता है, इसलिए बार बार ये डिमांड उठती रहती है कि इसका जो संख्या है वो ज्यादा होना चाहिए ताकि फसल ज्यादा से ज्यादा MSP रेट पर खरीदी जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और डिटेल में होनी चाहिए। ज्यादा पक्ष मेरे हिसाब से कृषि जो किसान नेता है वो ज्यादा रखेंगे। हरविंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? शंभू बद्रा जी ने जो यहाँ पर तर्क दिया उस पर क्या कहते हैं आप? जैसे ये कह रहे थे कि ये संभव नहीं है कि MSP पे प्रोडक्ट को खरीदा जा सके किसान को। सबसे पहले इसकी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी के लिए बात करूंगा कि अगर गवर्नमेंट की टैक्स के लिए स्ट्रेटजी बनती है, हर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स की कलेक्शन प्रॉपर वे के अंदर गवर्नमेंट कर लेती है, तो फिर MSP के ऊपर परचेजिंग क्यों नहीं कर पाती? और दूसरी, क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारे लोगों का ये अधिकार नहीं है कि उनको भरण पोषण किया जा सके? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर सरकार इसको MSP पर खरीद करके आम
जन को ये खाना मुहैया करवाया जाएगा, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर इसको एमएसपी पर खरीद करके, किसान से खरीद करके आम जन को उनका भरण पोषण नहीं किया जाएगा तो सरकार बीच में क्या करेगी? सरकार क्या चाहती है कि इसको अडानी और अंबानियों को हाथ में सुपुर्द कर दिया जाए और फिर वो किसान का शोषण करेंगे खरीद के अंदर और बेचने के अंदर शोषण करेंगे हमारे आम जन का? तो क्या ये देश अडानिस्तान और अंबानिस्तान बनाने की चेष्टा की जा रही है? क्या इसके पक्ष में लगा है? ये बताने का कष्ट किया जाएगा। शंभू जी, क्या पूछ रहे थे कैलाश जी? जी जी सुन पा रहे हैं सब आपको जी। नहीं, वो क्या पूछ रहे थे? कुछ मुझे शंभू जी, अभी यहाँ पर हरविंद्र जी ने कुछ बातें कही, आपने जो एक सवाल किया था, एक तर्क दिया था, उसके जवाब में उन्होंने भी आपसे एक बात कही है, तो मैं चाहूंगी जरा उस पर आप खुलासा करें। उनका सवाल एक बार दोहराइए ना। उन्होंने यही कहा कि क्या सरकार अंबानी और अडानी के हाथ में किसानों को सौंप देना चाहती है ताकि वो खुलकर किसानों का शोषण कर सके? कायना जी, मैं ये बताइए। नहीं, यहाँ पे एक चीज है। हरविंद्र जी फिर से कुछ अपनी सवाल को दोहराना चाहते हैं जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि अगर सरकार टैक्स लेने के लिए प्रॉपर पॉलिसी बना सकती है तो एमएसपी के लिए प्रॉपर पॉलिसी क्यों नहीं है जी? अगर मतलब सरकार का काम क्या है कि जो सुविधाजनक चीजें हैं उनसे टैक्स लो और उस जो अमाउंट है उससे आम जन का पोषण भी करना है, तो एमएसपी के ऊपर किसान के प्रोडक्ट्स को खरीदो और उसी अनाज को आम जन के अंदर खाने के लिए, उनका भरण पोषण के लिए उनको दे दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? ये खरीद कौन करेगा? खरीद करेंगे अडानी अंबानी, जैसे देश का प्रधानमंत्री और भाजपा चाहती है, जैसे उनकी ये योजना है। तो देखिए, खरीदने किसान का शोषण और बेचने के समय आम जन का शोषण, क्या ये स्पष्ट इसके ऊपर जवाब दिया जाए? जी जी शंभू जी, मैं यहाँ देखिए, एक तो जैसे एमएसपी को लेकर के भ्रम है, वैसे ये ठीक अडानी और अंबानी को लेकर के भ्रम, ये राजनीति के तौर पे इनके नाम को उछाले गए। दरअसल में ये दोनों ही एग्रीकल्चर सेक्टर में उस तरह से नहीं है। इनका जो एम्पायर है कोई एक दिन में खड़ा किया हुआ तो नहीं है। ये आप देखिए कि धीरू भाई अंबानी ने जब कंपनी स्टार्ट की थी उस समय देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और वो एक 15,000 की कंपनी से कैसे लाखों करोड़ की कंपनी बनी, उसकी यात्रा एक दिन की तो है नहीं कि आज 2014 में मोदी जी आए और अंबानी अचानक से इस देश के बड़े उद्योगपति बन गए। शंका तो यही है ना शंभू जी, आज देश का किसान ये सोच रहा है कि जैसे जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर हर एक क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रहा है, कहीं कृषि के क्षेत्र पर भी वो हावी ना हो जाए। सब भ्रम है ये। बस ये पूछ रहे कि क्या प्रधानमंत्री ने स्वामीनाथन का वादा नहीं किया था? इनसे ये पूछ लीजिए, क्या मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन का वादा नहीं था? आतिम बयानी जी, वो क्यों किया? ये सब भटकाया हुआ चीज है। और जहाँ तक एमएसपी की बात है तो एमएसपी आप भारत के देखिए जो अनाज को लेकर के दूसरे प्रोडक्ट से तुलना हम इसलिए नहीं कर सकते कि कपड़ा या किसी और चीज से, कि अनाज से गरीब और अमीर सभी के पेट भरने हैं। आपको हर ये सुनिश्चित करना है कि हर छोटे से छोटे गरीब से गरीब आदमी को अनाज उपलब्ध हो सके। इसीलिए आप इसकी प्राइसिंग को लेकर के आप ये हंगामा नहीं कर सकते कि एक कपड़ा का प्राइसिंग अगर 5,000 है तो इसका भी उसी स्तर से उतना ही प्रॉफिट जोड़ के एक प्राइसिंग की जाएगी। अनाज की प्राइसिंग आपको लो रखनी। सर अब आप अपने ही सवाल का खुद आप जवाब दे रहे हैं। जिस बात को आप कह रहे हैं कि आप फिर प्राइसिंग जो है वो तय नहीं कर सकते हैं, फिर आम जनता भी ये तय नहीं कर सकती, ना सरकार तय कर सकती है कि कैसे वो कीमतों पर कंट्रोल करेगी बाद में। बयानी जी, मैं सीमा गिल जी के हरिंदर जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हमारे देश के अंदर कायना जी सबसे बड़ी समस्या ये जो ये 3 अध्यादेश जो पास किए गए, केंद्र को इन अध्यादेशों की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर प्रदेश की अपनी भौगोलिक स्थिति है, हर प्रदेश की अपनी टैक्स की अपने तरीके की है और हर प्रदेश के अंदर अलग अलग तरह के अनाज पैदा होते हैं, कहीं आलू पैदा होते हैं, इस प्रकार की स्थिति है। तो ये एक्चुअल में प्रदेशों की के ऊपर डिपेंड होना चाहिए
केंद्र को तो इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था। ये अध्यादेश इसीलिए बिल्कुल गलत है कि ये प्रदेश लेवल पे ये सारी चीजें होनी चाहिए थी, और जबकि केंद्र सब सारी चीजों को कैप्चर करना चाहते हैं, और इस बात में कोई राय नहीं है। मैं शंभू जी की बात को बिल्कुल कटाक्ष मतलब करता हूँ कि कोई भ्रमित नहीं है, वो अपनी समस्या के लिए अपनी मांग कर रही है, तो वहां से भ्रमित कहाँ हुए? आज उनकी समस्या उनकी भ्रम की बात कर रहे हैं, कौन भड़का रहा है उनको? पूरा देश चाहता है हमारा किसान उज्जवल हो, हमारा किसान अच्छी पैदावार करे, उनको कर्ज के लिए आत्महत्या ना करनी पड़े, अच्छी फसल उगाए। जी पूछिए। 2022 तक मैं इनकी इनकम दुगनी कर दूंगा। ऐसी कोई एक जादू की छड़ी बता दे, इस प्रकार के अध्यादेश अगर लागू कर देंगे तो कैसे कर देंगे दोगुनी उनकी इनकम? तो इसलिए इस स्थिति के अंदर ये जो बड़े व्यापारी योगी से बाकी जो उत्पन्न होती है और पंजाब के इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी सुदेश कटारिया जी दें, लेकिन उससे पहले सीमा जी की बात लेते हैं। सीमा जी भी कुछ कहना चाह रही हैं? मैं बयानी जी से ही पूछना चाह रही थी, क्योंकि अगर आप बात से वाकई ताल्लुक रखते हैं तो आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि देखिए ज्यादातर इस देश में जितना ज्यादा से ज्यादा राज कांग्रेस ने किया है, और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने में इतना टाइम क्यों लग गया? फिर अगर आप किसानों के मसीहा, आप लोगों ने भी किसानों को उसी तरीके से ट्रीट किया। तमाम सरकारें, मुझे लगता है कि किसानों के मुद्दों को सही से समझ ही नहीं पा रही है बयानी जी, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए शायद आज देश का किसान जो है वो सड़क पर है। बीजेपी को लगता है कि वो कांग्रेस का है, कांग्रेस को लगता है कि वो बीजेपी का है, लेकिन वो बेसिकली आम आदमी किसी का नहीं है। वो हर बार स्ट्रगल करता है, अपने मुद्दों के लिए सड़क पर उतरता है, और हर बार उसको कभी वोट क्लब में आना पड़ता है, कभी सिंधु बॉर्डर पर बैठना पड़ता है। शिवा जी आपने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल सही किया। आती हूँ कटारिया जी, आती हूँ आपकी तरफ भी जी, क्योंकि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू की, आप ये बात कह रहे हैं जी, तो हमें उतार दिया सत्ता से, देश की जनता ने, किसानों ने सत्ता से उतार दिया। मतलब आप मानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी गलती हुई है स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू ना करके? चलो मैं वही तो कह रहा हूँ, उनके जिस स्थिति में रहे तो हमें सत्ता से उतार दिया। इन्होंने वादा किया था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने तो इस प्रकार के और अध्यादेश पास करके उनको सड़कों पे ला दिया। हमने कम से कम कांग्रेस की सरकार के अंदर इस तरह से किसान सड़कों पे तो नहीं आए। जो स्थिति जब भी वो आए, जो भी उन्होंने मांग रखी कि फसल की बात है, कि उसकी कीमत की बात है, हमने मानी उन बातों को। ये तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं दोगुनी कर दूंगा, हमने तो दोगुनी की बात ही नहीं की। हमारे पास जितनी भी स्थितियां थी, जो हमारी सोच समझ थी, हमने किसानों का पूरा साथ दिया। हमने ना खाद के रेट बढ़ाए, ना हमने डीजल के रेट ने बढ़ाए। जो आज देश में है, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, खाद के रेट बढ़ रहे हैं, फिर उस पर जीएसटी अलग लग रही है। खेती उपकरण पे जीएसटी इन्होंने 18% लगा दी, ट्रैक्टर के ऊपर इन्होंने रजिस्ट्रेशन टैक्स लगा दिया। हमने ये चीजें तो नहीं की, हम जितनी सुविधा दे सकते थे किसानों को दी, और धीरे धीरे जैसे जैसे और आगे सुविधा इनकी डिमांड थी हम कर रहे थे पूरी। ये तो बगैर डिमांड इन्होंने अध्यादेश पास किए हैं, किसी ने अध्यादेश की मांग की, बगैर डिमांड इन्होंने पास किए हैं। इसीलिए हर प्रदेश को हमने छोड़ा था अपने प्रदेश लेवल के ऊपर। शंभू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुदेश जी से मैं पहले उनका पक्ष ले लेती हूँ। जी सुदेश जी। कायला जी कृपया कीजिए, मेरे बीच में कोई ना बोले, बड़ी तारीफ करते मैं इनकी बात सुनी, सीमा जी की भी सुनी, कांग्रेस के प्रवक्ता। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी क्या जल्दी थी जो बीजेपी विधेयकों को लाई। सबसे पहले जो बयान की कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूँ, 2019 का बजट पढ़िए, उसका पैरा नंबर 7 पढ़िए, उसमें बिल्कुल तीनों विधेयकों का उल्लेख है। उन्होंने वायदा किया था हमारी सरकार आई तो तीनों विधेयकों को लाकर कृषि कानून सुधारों की बात करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अभी मैडम सीमा जी कह रही थी सरकार नहीं सुदेश जी, मैंने नहीं कहा कि सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है, मैंने बोला सरकार को पता है। प्लीज आप करेक्ट कीजिए सुदेश जी। सुदेश जी, मैंने बोला है कि सरकार तो मान रही है कि परेशानी है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल 1 मिनट मेरी बात सुनिए। जी बिल्कुल। कायनात जी उन्होंने कहा कि जिस दिन अविधेयक पास हुए उस कानून का रूप दिया सबसे पहले राकेश टिकैत जो किसान प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले जागरण के माध्यम से आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के बाद की ना, और नंबर 2 स्वामीनाथन रिपोर्ट आपने लागू की क्या?
आपने झूठ बोलकर वोट लिए और आपने मैनिफेस्टो देख रहे हो, आप खुद का मैनिफेस्टो देखिए ना, खुद का मैनिफेस्टो देखिए। आप आकलन करके देखिए, पिछली जो 5 साल की सरकार थी कांग्रेस की 3,74,000 करोड़ रुपए की एमएसपी पर उन्होंने अदायगी की, और हमारे 5 साल के कार्यकाल में 8 लाख करोड़ से ज्यादा हमने एमएसपी पर खरीद की। आंकड़े बताते हैं हमने काम किया है। एमएसपी को फिर भी किसान आप पे विश्वास नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं तो आपकी नीयत में खोट है, कहीं ना कहीं तो आपकी नीयत में खोट है। ये जो आंकड़े आपके कर रहे हैं, ये नकली आंकड़े हैं, ये धरातल पर नहीं है। ये सारे काम हमने किए, स्वामीनाथन जी ने खुद करके सराहा है। और आप आकलन करके देखिए कायनात जी, जो व्यक्ति जिस दिन कानून पास हुआ उस दिन तो धन्यवाद करने सरकार का जा रहा है, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 7 नंबर पैरामरी सिंधु विधेयक पास करने का वायदा किया हुआ है। एक बात बताइए, स्वामीनाथन जी ने आपका धन्यवाद किया, लेकिन सुरेश जी कांग्रेस तो मान के बैठी है कि जनता ने इसलिए उनको सत्ता से बाहर कर दिया। अगर वो किसानों के, आम आदमी के हक में काम नहीं कर पाए इसलिए सरकार, जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन आपको सत्ता में बिठाया, एक बार नहीं दूसरी बार बिठाया, तो ये जो विश्वास सरकार जनता की तरफ से सरकार पे उठता जा रहा है उसको लेकर के हम लोग चिंतित हैं। क्योंकि सरकार ने, देखिए, सरकार को एक अच्छा खासा बहुमत देश की जनता ने दिया, आम किसान ने दिया है। बार बार जो अलग अलग तरीके से जो बातें किसानों को लेकर उठ रही हैं उस पर हम सवाल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वो चिंता का विषय है। अभी 26 जनवरी आने वाली है, लगातार सर्दी बढ़ रही है, देश के कृषि मंत्री इस चीज को लेकर चिंतित हैं, अमित शाह जी चिंतित हैं कि देखिए किसान सड़क पर हैं, हम परेशान हैं। 35 से ज्यादा किसानों की अब तक मौत हो चुकी है इस आंदोलन के। ये कह रहे हैं कि कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा। आनंद, आप एक बात बताइए, जो किसान प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राकेश टिकैत जी, सदोली जी, आओ। आप बार बार राकेश टिकैत जी पे आ जाते हैं। अरे प्रतिनिधित्व तो वही लोग कर रहे हैं, बाकी 40 भी हैं। सुदेश जी, श्रोमणी अकाली दल ने भी तो लोकसभा के अंदर समर्थन कर दिया था, लेकिन बाद में किसानों के रोष को देखते हुए स्टैंड चेंज करना पड़ा। वो तो आपकी ही समर्थित पार्टी थी, वो तो आपके ही संगठन की पार्टी थी। हरविंद्र जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कटारिया जी से कि कृपया ये भी बताने का कष्ट कीजिए कि आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो देख रहे हो, कांग्रेस की सरकार ही नहीं आई, उनका मैनिफेस्टो देखने का क्या फायदा। आप खुद का मैनिफेस्टो देखिए, जिसमें स्वामीनाथन, जिसमें आप बीच में मत बोलिए। सुदेश जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए सुदेश जी, भाजपा की जो नीतियां है वो यहाँ लागू मत कीजिए। ये बोलने का डेमोक्रेटिक राइट मेरे को भी है और आपको भी है, लेकिन मेरे बीच में मत बोलिए। आप ये बता दीजिए कि क्या आपके मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन का शब्द था या नहीं था? बिल्कुल था। ये बता दीजिए, तो लागू कीजिए उसको। फिर ये 3 कानून किसने मांगे आपसे, ये बता दीजिए। लागू करने का काम किसने किया? प्रोफेसर स्वामीनाथन। ये सर, कोरोना महामारी के दौरान आपसे ये किसने लागू करने को बोला? इससे बहस तक नहीं हुई, बताइए बहस हुई इस पे? हरविंद्र जी, सरकार ये भी कहती है कि हर रोज कोई ना कोई एक किसान संगठन कृषि मंत्री से मुलाकात करते हैं और कृषि कानूनों का समर्थन कर देते हैं। तो सरकार जी, उत्तराखंड के किसान ये लेकर के आए। कल ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की और कृषि कानूनों का समर्थन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो ये भाजपा के जो उपवास कार्यक्रम इन्होंने चलाए थे उसमें भी लोग आए थे। वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को लेकर मिलेंगे तो क्या वो किसान हो गए? ये पंजाब में और हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग, वो किसान नहीं है। इनके जो तथाकथित जो इनके भाजपा के नेता आकर के इनके हमारे कृषि मंत्री से मिलते हैं, वो तो हो गए किसान। और जो 5 लाख लोग कम से कम बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, वो किसान ही इनको नजर आते। और उनको ये भी नजर नहीं आता इनका श्रोमणी अकाली दल साथ छोड़ गया। आज चौधरी रंजीत सिंह और दुष्यंत चौटाला भी कहीं ना कहीं इनसे दुखी बैठे हैं। और मुझे लगता है कि अगर उनकी आत्मा जाग गई और वो चौधरी देवीलाल के वंशज हैं और वो भी इनसे दूर हो जाएंगे। वकीलों का समर्थन किसानों को, जजों, पूर्व जज किसानों के समर्थन में, पूर्व सैनिक किसानों के समर्थन में, व्यापारी, कर्मचारी, आरएसएस का यहाँ तक कि किसान संगठन किसानों के पक्ष में, और
विपक्ष सारे का सारा किसानों के पक्ष में। ये क्या भाजपा को समझ आता है क्या? ये जो 3 कानून लेकर के आए हैं और देश के अंदर कानून का कोई विशेषज्ञ नहीं है, ये बताने का कष्ट कीजिए आप। ये थोड़ी ना है कि हल्ला हू किया और अपनी भाजपा की जो नीतियां लागू की और बस जैसे जो मन में आए लागू करते गए। देश डेमोक्रेटिक है, ये समझने की जरूरत है आज। और अंडारी को क्या जरूरत पड़ी थी कि पंजाब केसरी के फ्रंट पेज के ऊपर एडवर्टीजमेंट करनी इस 3 कानूनों के पक्ष में? ये भी बता दीजिए आप हमें। सुदेश जी, बताने का कष्ट कीजिए ना आप। यही बात समझ नहीं आ सकता है। सबसे पहले तो ये बात बताने का प्रयास करें जो हमारे साथी बैठे हैं कि इन तीनों कानूनों में दिक्कत क्या है। सबसे पहली बात, सबसे पहले इनकी बात, सुदेश जी, पहले दिन से ही यही बात चली आ रही है, इसी पर चर्चा हो रही है। ये तो आप कृषि मंत्री अभी तक सरकार नहीं समझ पाई है। 26 दिन से किसान दिल्ली की सीमाओं पर और करीब 2.5 महीने से पंजाब में रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हुए हैं। अभी तक ये बात नहीं समझ पा रही है सरकार। ये भी मैडम कटारिया जी से ये भी पूछ लीजिए, ये समझ लो अब कृषि मंत्री को भी आ गया, गृह मंत्री को भी आ गया, बारी बारी से कह रहे हैं हम इसमें संशोधन कर देंगे। इनको समझ नहीं आया क्या? उनसे भी पूछने की आवश्यकता है। क्या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी ने नहीं सराहा था? क्या योगेंद्र यादव जी ने नहीं सराहा था? क्या राकेश टिकैत जी ने नहीं सराहा था? इसके बाद इसकी क्या आपत्ति आ गई कि एकदम कहने लगे कानून खराब है, इसको बदलो? आप बताइए, आप बैठ के बातचीत कीजिए, बातचीत के सारे मसले हल होते हैं। आप बताइए कानूनों में दिक्कत क्या है? सुदेश जी, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। अब जो बातचीत होगी, क्या यहाँ पर खुले मन से, जो सरकार कह रही है खुले मन से बात करेंगे, क्या वाकई उस तरह से होगी बातचीत, या पहले ही कई दरवाजे जो हैं वो अपने लिए खोल दिए गए हैं और कुछ दरवाजों को बंद रखा गया है अभी भी? नहीं, कायनात जी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन सरकार बदनाम होने, अब आप कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की साजिश है। सरकार की कोई बात नहीं। आप बताइए, जो आप बताइए, 2 लोग कृषि कानूनों के पक्ष में थे और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धन्यवाद सरकार का किया, लेकिन सुदेश कटारिया जी, एक सवाल मैं भी आपसे पूछती हूँ कि आप बार बार बोल रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन सरकार भी पहले बोल रही थी कि देखिए कानून बिल्कुल किसानों के हक में है, लेकिन उसके बाद देश के गृह मंत्री संशोधन के लिए तैयार हो गए, 8-9 पॉइंट पर एग्री हो गए और कृषि मंत्री भी एग्री हो गए। इसका मतलब है कि आप लोग, आप भी तैयार है शिवाजी, अगर किसान संगठन और किसान आगे बातचीत करते हैं तो यही बात हम सुनना चाहते हैं कि कोई रास्ता निकलेगा क्या? चलिए सुदेश जी, संगठन, किसान संगठन संशोधन नहीं चाहते, सकारात्मक रास्ता निकलेगा क्या? ये बात करते रहेंगे। ये बात किसान संगठन बहुत लंबे वक्त से साफ करते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि संशोधन नहीं चाहिए, तीनों कृषि कानून रद्द चाहिए। किसान संगठन कई बार अपनी बात के पक्ष में अपना तर्क दे चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि सरकार ये बताए कि उसे क्या दिक्कत है, उसे कहाँ दुश्वारी पेश आ रही है, ये कानून रद्द करने में उसे क्या नुकसान है। देखिए कायरा जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 70 के दशक से आतिश शंभू जी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपको सिर्फ विपक्ष का शोर दिखाई देता है, किसानों की आओगुजारी सुनाई नहीं दे रही है। 35 से ज्यादा किसान अभी तक जो है अपनी जान गंवा चुके हैं इस आंदोलन के चलते। जी शंभू जी, जहाँ ये एक मिनट सर प्लीज, अगर ये राजनीति कहते हैं तो हमारा एक भी कार्यक्रम बता दीजिए जिसमें किसी राजनीतिक नेता ने आकर के हमारे स्टेज से बोला हो। अगर राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं तो एक भी नेता को तो हम स्टेज पे नहीं चढ़ने देते। फिर राजनीति कैसे हो गया? योगेंद्र यादव कौन है? आप बताइए, योगेंद्र यादव कौन है? कब इलेक्शन लड़ा उन्होंने इस तरह से? सर जी ठीक है, बताइए योगेंद्र यादव कौन है? ऐसे तो चडूरी जी ने भी लड़ा, फिर उनको आप चडूरी जी को प्रतिनिधि मंडल में लेके जाते हो, क्यों ना बेचते हैं? ये तो आप चलिए सुदेश जी, चलिए ये बता दीजिए, जो सरकार किसान सम्मेलन कर रही है, जो पानी की आधिकारिक मांग को उठा रही है, वो क्या है फिर? देखिए कायनात जी, मैंने आपको बताया, लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई भी अपनी बात उठाने का अधिकार है। नहीं, अगर वही बात, अगर मान लीजिए आपकी बात को बड़ा करते हैं, विपक्ष उठा रहा है, तो आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है। आप करें तो ठीक है, विपक्ष करे तो वो गलत हो जाता है, हर मायने में गलत हो जाता है। शंभू जी, विपक्ष का
काम ही है जनता की आवाज को उठाना, लेकिन आप तो हर एक बात में विपक्ष अगर कोई मुद्दा उठाता है तो सीधा आरोप मत देते हैं कि सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है, सरकार को बदनाम करने के लिए काम हो रहा है। आज किसान संगठित हुए हैं अपनी बात को रखने के लिए, तो उनको भी लेकर आप मानने को तैयार नहीं कि वो किसान ही है। जी शंभू जी, उन्होंने कहा कि हमारे उसमें कोई भी नेता नहीं है। मैंने उनकी बात का जवाब दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति शामिल होगा। शंभू जी जल्दी से, मेरे पास वक्त बहुत कम है, चर्चा मुझे जल्दी समाप्त करनी है। जी सवाल कुछ पूछा था क्या? आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि एक तो एमएसपी किसी समस्या का समाधान नहीं है जी, केवल कृषि सेक्टर में एमएसपी से सुधार संभव नहीं है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके माल गोदाम तक और मंडियों को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर को जब तक आप पब्लिक और प्राइवेट यानी सरकारी और निजी सेक्टर को आप शामिल नहीं करेंगे इसमें, आप देखते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट, आप मानते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो और ज्यादा बेहतर चीजें जो है वो हो जाएंगी कृषि क्षेत्र में? जल्दी से हरविंद्र जी अंतिम प्रतिक्रिया। ये लगता है इस बार बात बनेगी, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। मैडम अगर ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन से बेटर हो जाएगी सिचुएशन, तो मुझे बता दीजिए हेल्थ के अंदर प्राइवेटाइजेशन आया है, आज हालात क्या हैं? आम आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकता। उसके बाद शिक्षा के अंदर प्राइवेटाइजेशन आया, आज शिक्षा का हाल देख लीजिए, आप अच्छे स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अब ये कृषि में जिस दिन आ गया ना मैडम, आप खाने के लिए आमजन के लिए दुश्वार हो जाएगा जीवन। सीमा जी बनेगी इस बार बात, लगता है? देखिए बननी चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कायनात कि जिस तरीके से लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है और आम आदमी सड़क पर बैठा हुआ है। जो सड़क पर बैठा हुआ आदमी है वो गरीब है, आम आदमी है जिसका परिवार गांव में रहता है, जो इंतजार कर रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार उनकी बातों को। तो मुझे लगता है कि किसान नेताओं को, सरकार को बड़ा दिल रख करके खुले मन से बार बार जो बात कही जा रही है, खुले दिल से एक्चुअली खुले दिल से बात होनी चाहिए और एक्चुअली में परेशानियों को समझकर उसका समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। जल्दी से सुदेश जी, जल्दी। खुले दिल से केंद्र सरकार के दरवाजे खुले हैं, अभी भी किसान संगठन आके केंद्र सरकार से बात करें, हम समाधान के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान कड़ाके की सर्दी में बीते करीब 4 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं और नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर किसान पंजाब हरियाणा से हैं। केंद्र सरकार सितंबर में पारित 3 नए कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में पेश कर चुकी है, जिसको लेकर किसान लगातार अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। किसानों की एक ही मांग है, तीनों कृषि कानून रद्द हों। हालांकि सरकार कानूनों को रद्द नहीं करना चाहती है, वो संशोधन के लिए तैयार है। देखने वाली बात यह रहेगी कि इस बार जो निमंत्रण सरकार की ओर से किसानों को भेजा गया है, ये कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।